हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे ईएमआई। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम मैग्नेटिज्म का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन डाले थे, जो कि जेई प्रीवियस ईयर में पूछा था। आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे ईएमआई चैप्टर को। हालांकि ईएमआई के बहुत सारे प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसका एनालिसिस हम दे दिए हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अब हम देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ईएमआई के कुछ और प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है जेई एडवांस 99 में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन और है जो ईएमआई का जो मतलब बच गया था, उसे हम इसको इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई और एसी और पूरा मैग्नेटिज्म को हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आप पहले वो देख लीजिए, तो अब आपको ईएमआई वाला चैप्टर कंसेप्ट वाला क्लियर हो जाएगा। और ईएमआई का बेसिकली इसी चैप्टर का हम बहुत सारा प्रॉब्लम हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस कुछ ही प्रॉब्लम है जो बच गए हैं, तो उसको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, जिससे आपका ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर एंड एसी ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये 12th वाला मेजर पार्ट है 12th का, यही। उसके बाद हम 11th का ख़त्म करेंगे और फिर मॉडर्न फिजिक्स, और फिर एक बच जाएगा आपका हीट वेव। तो हम पहले ख़त्म कर चुके हैं। वेव ऑप्टिक्स, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो, सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन से इस लेक्चर को शुरू करेंगे। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आपको एक्स एक्सिस है, अब एक्स वाई प्लेन में कुछ ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि ये आपका हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। अब नीचे ग्रेविटी है, यहाँ से क्लियर है। अब इसमें हम देख रहे हैं EFGH, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। और क्या है मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें दिया क्या है? ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B नोट Y बाई KI इंटू द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस प्लेन के इनसाइड में है। और आपको कुछ ऐसा दिया गया है इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर के डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ है, यानी कि -K है। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इनवर्ड ऑफ दिस प्लेन, ये आपको दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड है कितना? सो B नोट दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B नोट Y बाई A इंटू K, ये आपको दिया हुआ है। इनटू द पेपर ऑफ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, B नोट और A क्या आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको ये क्या दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ है। तो ये नेगेटिव y होगा ना, ये अगर x है और ये y है, यानी ये नेगेटिव y में होगा। और आपको दे दिया हुआ है y बाई के, यानी कि y एक्सिस पे डिपेंड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है, और उसका वैल्यू क्या है? B नोट कॉन्स्टेंट है, और y उसके कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, और A कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव K में आपको दिया हुआ है इनटू द पेपर। ये इसका मैग्नीट्यूड है, और उसका डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है, और यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि y जो है चेंज करेगा, यानी कि कोऑर्डिनेट अगर हम चेंज करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया हुआ है? B नोट Y बाई A। अब इसमें B नोट कांस्टेंट है और A कांस्टेंट है, लेकिन Y तो कांस्टेंट नहीं है। Y यानी कि इसका हम क्या करेंगे? और कोऑर्डिनेट को अगर हम चेंज करेंगे, Y कोऑर्डिनेट अगर हम चेंज करेंगे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज करेगा। और नीचे आपको दे दिया हुआ है ग्रेविटी है, हालांकि नीचे ग्रेविटी होता भी है। तो एक लूप है, ए स्क्वायर लूप, जो कि आपको दिख रहा है EFGH, स्क्वायर लूप EFGH ऑफ साइड A, यानी इसका जो साइड लेंथ है वो आपको A दे दिया हुआ है। इट्स साइड लेंथ दैट इज A। इट कंटेन द मास M। अब इसका मास आपको M दे दिया हुआ है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इसका R दिया हुआ है, और ये x बाई प्लेन में है। स्टार्ट फॉलिंग
इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये नीचे आएगा। अब ग्रेविटी की वजह से इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास की वजह से नीचे, यहाँ पे आपको ग्रेविटी दिख रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आएगा। सिंपल सा बात है कि ग्रेविटी इसको नीचे ही लगेगा। अब ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा क्या है, इंड्यूस्ड करंट बताइए इन दिस लूप दैट इंडिकेट द डायरेक्शन, यानी कि इसमें करंट बताइए। इसका रेजिस्टेंस मास आपको m दिया हुआ है और r आपको क्या दे दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस दे दिया हुआ, इट्स रेजिस्टेंस दैट इज r एंड मास। अब इसका कुछ ना कुछ मास होगा वो, जिसके वजह से ये नीचे आ रहा है। ये नीचे आएगा किस वजह से, क्योंकि मास है तभी तो नीचे आएगा, मासलेस तो है नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत, मतलब ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पे है। और फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछेगा कि आप इसमें करंट बताइए, ईएमएफ बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। तो अब इसमें वही क्वेश्चन जो कि ईएमआई में हर बार आपसे वही बेसिक सा क्वेश्चन कि आप बताइए क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको आ जाएगा तो वहां से हम निकाल लेंगे इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब ध्यान से देखिए ये फर्स्ट पार्ट, और आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल लॉर्जेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। अब इस पे टोटल फोर्स बताइए और उसका सारे का डायरेक्शन बताइए। और लास्ट में क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर स्पीड एंड टर्मिनल वैल्यू। अब लास्ट में आपको स्पीड भी बताना है, तो सब कुछ निकालेंगे वीबीएल से। इसमें जो ईएमएफ आता है उसका वैल्यू क्या होता है, वीबीएल। नीचे आएगा तो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि टाइम। सिंपल सा बात है कि नीचे ग्रेविटी लग रहा है, यानी नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टाइम का फंक्शन तो होगा ही। तो लास्ट में हमको एक्सप्रेशन फॉर स्पीड भी निकालना है, यानी इसका टर्मिनल स्पीड आपको निकालना है। और क्या क्या चाहिए आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट होगा, वो भी हम निकालेंगे। और लास्ट में इस पे सारे पॉइंट पे आप फोर्स बताइए, अर्जेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, और लास्ट में उसका डायरेक्शन बताइए। अब इसमें डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि एक क्वेश्चन से आपका पूरा ईएमआई का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस 99 में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है, इट कंटेन द 10 मार्क्स। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको ईएमआई का सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा, चाहे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हो, करंट का हो, करंट का डायरेक्शन हो, लॉर्जेंट फोर्स हो, जो कि हर एक पॉइंट पे अब उसका डायरेक्शन बताइए, फिर फोर्स का डायरेक्शन बताइए, फिर उसके में जो स्पीड आएगा, स्पीड का डायरेक्शन बताइए। हर चीज एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछने का कोशिश किया गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इट्स वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन ईएमआई एंड दैट इज आस्क्ड इन जेई 99। इंड्यूस्ड करंट, तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो पहले क्या होगा, इसमें इसका मास है, तो मास की वजह से ये नीचे आएंगे, तो फ्लक्स का चेंज होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपसे हर चीज का कंसेप्ट आपसे क्लियर आपसे चाहता है। तो आपसे क्या पहला पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताइए, तो ये आपका क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या होगा, इसके वजह से ये स्क्वायर लूप के वजह से ये नीचे आएगा मास के वजह से, जिसके वजह से इसके फ्लक्स चेंज होंगे। फ्लक्स जब चेंज होता है और उसी के द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट सर्किट। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो किसके वजह से आता है, फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो जैसा कि बहुत बार हम बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, तो ये आपका आ जाता है बी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाते हैं तो बताते हैं बी डॉट ए। अब बी क्या है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो बी डॉट ए
जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो ई डॉट है, बस सेम कंसेप्ट है। जो इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ाते हैं वही कंसेप्ट हम मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपको सही होगा, ईएमआई अपने आप सही हो जाएगा। तो क्या देखें, हमको क्या चाहिए, इसमें इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट आएगा कैसे, अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर में है और वो कितना है, तो इतना है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा है, यानी कि वाई का कोऑर्डिनेट, यानी वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। तो यहाँ से पहले हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बी डॉट ए, यानी कि बी और ए के बीच में एरिया। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो कि के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, बी नोट वाई बाय ए इंटू के। और याद रखिएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अब कहिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी तो परपेंडिकुलर है, ये इनवर्ड है तो उसको आउटवर्ड ले लेते हैं। तो याद रखिएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular, area vector is always perpendicular to the plane of paper। उस पेपर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर दो कनेक्शन हो गए, यानी कि ये जो बोर्ड का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, यानी इस बोर्ड के या तो इनवर्ड होगा तो आउटवर्ड होगा। तो हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो आप इनवर्ड भी ले सकते हैं, आइदर यू आर कंफर्टेबल इन इनवर्ड, टेक इट इजी, आइदर यू आर कंफर्टेबल इन आउटवर्ड, टेक इट इजी। मतलब जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, यानी कि एरिया वेक्टर उस प्लेन ऑफ पेपर का, यानी जिस पेपर में आप लिख रहे हैं उस प्लेन के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस बार हमको क्या ले लेते हैं, डॉट ले लेते हैं। यानी कि आप ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक यानी एरिया वेक्टर या तो डॉट होगा और क्रॉस होगा, यानी कि उस प्लेन में, जिस प्लेन ऑफ पेपर पे आप लिख रहे हैं उस पे, यानी ये जो बोर्ड पे अगर हम लिख रहे हैं तो इस बोर्ड के या तो इनवर्ड होगा या तो इस बोर्ड के आउटवर्ड होगा, और आप पेपर पे लिख रहे हैं तो उस पेपर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये है एरिया वेक्टर। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब क्या होगा, हम ले लिए कि अब क्रॉस भी ले सकते हैं, जो जिसमें आप कंफर्टेबल है। अब ध्यान से देखिए, ये भी क्रॉस है वो भी क्रॉस है, तो दोनों के बीच का एंगल, अब डॉट है तो कॉस है, तो कॉस एक बार 180 हो जाएगा और एक बार कॉस 0। दोनों का वैल्यू, एक का 1 हो जाएगा एक का -1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों ले सकते हैं, तो हम ले लिए। लेट्स, अब इसका एरिया, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। सपोज डेट इसका भी हम ले लिए, के ही ले लिए, यानी कि इसमें हम क्या ले लिए, डॉट ही ले लिए। तो ए स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और इसका डायरेक्शन या तो आप इनवर्ड ले, यानी जिस भी प्लेन ऑफ पेपर पे आप लिख रहे थे उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है क्या, एरिया वेक्टर। तो इसको भी ले लेते हैं के। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का डायरेक्शन, ये भी के है ये भी के है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। सो बी डॉट ए का मतलब हो जाता है बी डॉट ए, डॉट वेक्टर यानी कि बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा कॉस 0 हो जाएगा, दैट इज 1। अब के का के साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बी नोट इंटू वाई बाय ए इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा फाई का वैल्यू, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल, बी नोट इंटू ए इंटू वाई। ये आपका आ जाएगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है, आपको क्या चाहिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे आप एक को इनवर्ड भी ले लेते तो यहाँ क्या होता, साइन बस नेगेटिव हो जाता। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ले लेते नेगेटिव के, दो ही चीज ले सकते हैं, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो या तो इनवर्ड ले लीजिए या तो आउटवर्ड ले लीजिए। अगर इनवर्ड आप ले लेते हैं तो क्या हो जाता, माइनस के हो जाता। तो क्या फर्क पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाता।
के और माइनस ए दोनों के बीच में क्या हो जाता है 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर आप प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होगा तो आप दोनों चीज ले सकते हैं, या तो आप इनवर्ड ले सकते हैं या तो आप आउटवर्ड ले सकते हैं, दोनों ले लीजिए, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, एक पे प्लस आता है एक पे माइनस आता, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं -d∅dt। अब ध्यान से देखिए, अगर माइनस है तो एक माइनस उसको दे के क्या कर लेंगे प्लस हो जाएगा, और अगर वो प्लस है तब तो ठीक है, इसीलिए इसको लिखते हैं -d∅dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम निकाल लेंगे, तो यहां से अभी मैग्नेटिक फ्लक्स निकला, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हमको किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, टाइम, वो अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, रेजिस्टेंस आपको क्या दे दिया है इसका, रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर लूप दैट इज आर, हेंस ईएमएफ आ जाएगा, उसको उसके किससे डिवाइड कर देंगे, उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगा। तो हमारे लिए ये चैलेंज है कि क्या बी डॉट ए करेंगे, तो या तो कॉस 0 हो सकता था, अगर हम क्या ले लेते डॉट ले लेते यानी कि के ले लेते, और अगर हम इनवर्ड ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये आपका हो जाएगा, ये आउटवर्ड हो गया, सॉरी दिस इज ये आउटवर्ड हो जाता है, ये आपका डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन, तो ये आपका हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निगेटिव साइन यहाँ के पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब इसको हम क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से आपका आ जाएगा d∅dt विथ नेगेटिव साइन, ये आपका आ जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, फाई के जगह पे लिख देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज बी नोट तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या बन जाएगा dy/dt, जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बी नोट और ए, और अगर नेगेटिव साइन दे देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी ए और यहाँ से dy/dt। अब ये आपका आ जाएगा। अब dy/dt क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, dx/dt ये क्या होता है, वेलोसिटी होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, नीचे ही तो आ रहा है, सिंपल सा बात है, ग्रेविटी यहां पे लग रहा है, दिस इज ग्रेविटी, ग्रेविटी इस पूरे स्क्वायर लूप को EFGH स्क्वायर लूप को नीचे ला रहा है, तो इसका वेलोसिटी होगा तो किधर होगा, नीचे ही तो होगा, ये एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, ये आगे शिफ्ट तो नहीं हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है, ये तो सिर्फ हॉरिजेंट मतलब ये वर्टिकली नीचे आ रहा है, और किसके वजह से आ रहा है, ग्रेविटी के वजह से। तो क्योंकि इसके पास मास है तो मास की वजह से ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे dx यानी कि dv dy/dt वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, जो कि टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या लेंगे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं होगा, तो ये आपका v नोट ही रह जाएगा, ये कांस्टेंट। अब dy/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट का जो चेंज है और वो भी टाइम के साथ, यही तो आपका वेलोसिटी हो जाता है। तो वेलोसिटी आपका आ गया, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब आपको क्या चाहिए था, इंड्यूस्ड करंट, तो करंट में उसके रेजिस्टेंस से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा I, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। अब ईएमएफ आ गया है, उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे अगर हम चाहिए हमको इंड्यूस्ड करंट, तो क्या हो जाएगा, उसके ईएमएफ क्या है बी नोट, और ए तो कांस्टेंट, ये बी नोट कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, और dy/dt दैट इज v
दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आपका आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। अब हम क्या आएंगे इसके सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, नॉट ए बिग डील। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होता है। क्या होता है, नीचे आएगा तो फ्लक्स होता क्या है कि पहले हम करंट चेंज करते हैं तो करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये अगर मूव नहीं करता, यानी ये जो स्क्वायर लूप है EFGH, अगर ये मूव ही नहीं करता तो इसमें फ्लक्स का चेंज ही नहीं आता। फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो ईएमएफ डेवलप ही नहीं होगा। तो क्या होता है, पहले हम करते हैं इसमें कि इसमें हम कुछ भी चेंज करते हैं। चेंज क्या, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले करंट चेंज करेंगे तो करंट चेंज के वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, यानी करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होता है। इफ वी आर चेंजिंग द करंट इन दिस सर्किट विच कंटेन द रेजिस्टेंस दैट इज R, which contain the resistance that is R. If the current changing in this loop that is EFGH, so magnetic field associated with current is increasing or decreasing, sometime increasing sometime decreasing। और जब इसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तब इसमें इंड्यूस EMF आता है। सो दिस इज योर एंटायर प्रोसेस टू गेट द इंड्यूस्ड करंट फ्रॉम इंड्यूस्ड EMF। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन एंड वी लुक द सेकेंड पार्ट। और लास्ट पार्ट में हमको क्या, इसका स्पीड बताना है, यानी कि VT वेलोसिटी हमको बताना है कि ये किस रेट से इसका वेलोसिटी चेंज करेगा। सो दिस इज बेसिक प्रॉब्लम जो कि आपका 10 मार्क्स कंटेन कर रहा है। सो इसमें आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था, ये तो बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो करंट का डायरेक्शन के लिए हम बताए थे लेंज लॉ, उसी को कहते हैं, वहीं से हम निकालते हैं लॉरेंट फोर्स लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, इट सेज इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ विच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो ये इसमें हम अब ये देखेंगे वैल्यू क्या आया करंट का, तो ये आ गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट जब हम लेंज लॉ बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि जब भी आपको डायरेक्शन निकालना हो तो होता क्या है कि लेंज लॉ है क्या, इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इट अपोजेस द चेंज। तो ये जब भी इसमें कुछ भी होता है, या तो करंट बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये घटाने का काम करता है, और जब फ्लक्स घट रहा हो तो ये बढ़ाने का काम करता है। मतलब इट इज बेसिकली लेंज लॉ बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। इट मीन्स इट्स अपोजेस द चेंज। कुछ भी चेंज होगा, यानी कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये ऐसा करंट उसमें फिट करना चाहेगा, इंड्यूस्ड करना चाहेगा। फिट दैट इज नॉट अ वर्ड फॉर दिस टाइप, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें ऐसा इंड्यूस्ड करंट हम करें कि जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो घटे, जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ जाए। तो क्या है, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, ये आपको दिख रहा है, क्योंकि जब ये यहां से चलेगा v वेलोसिटी से, सपोज दैट यहां से, अब हम ये आपको क्लियर करके दिखाते हैं, बस इसमें अब डायरेक्शन अब बचा है और कुछ नहीं। तो यहां से सपोज दैट ये y डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि हम कहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें कांस्टेंट नहीं है, दैट इज चेंजिंग विथ द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। तो यहां से जो डिस्टेंस है, सपोज दैट यहां से y डिस्टेंस है, यहां से कुछ भी डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो y कोऑर्डिनेट हो, और y एक्सिस से जो होता है तो वो x। तो y x कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं कर रहा है, समथिंग समझ लेते हैं। यहां से जो डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट का वो b होगा, यहां से b डिस्टेंस पे है।
और यहां से y डिस्टेंस पे है। b क्या है, y एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ये x कोऑर्डिनेट है। तो y कोऑर्डिनेट इसमें चेंज कर रहा है, इसी की वजह से तो वेलोसिटी आ रहा है, जिसके वजह से नीचे ग्रेविटी है तो ये चेंज कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो क्या होगा, जब ये नीचे आएगा, पहले जब ये रुका रहेगा यहां से ये नीचे पोजीशन पे आएगा तो क्या हुआ, सपोज दैट इसको हम यहां पे ले लेते हैं, इसको y ऊपर ले लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा x एक्सिस पे ले लेते हैं, तब फ्लक्स क्या होगा, इनिशियल स्टेज में यानी कि एट t इक्वल टू जीरो पे, एट t इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स शुड बी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बी फ्लक्स दैट शुड बी जीरो एट t इक्वल टू जीरो पे, यानी इनिशियल में इसके पास वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, इनिशियली यानी t इक्वल टू जीरो पे, यानी इनिशियली इसके पास कुछ भी नहीं है, यानी फ्लक्स जीरो है। लेकिन आफ्टर द टाइम t इट गेन, यानी कि ये नीचे कितना आया, y आया, यानी कि जब इसके पास आफ्टर टाइम t, यानी t इक्वल टू, समझिए कि कुछ टाइम के बाद जब ये y डिस्टेंस नीचे आ जाता है, ये मैग्नेटिक लूप दैट इज ई एफ जी एच, तो ये जब नीचे आता है तब इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स तब इंक्रीज करेगा, यानी पहले जीरो था अब इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि अब इसका फ्लक्स, अब एरिया बढ़ रहा है। फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, तो फ्लक्स दो ही चीज पे डिपेंड करता है, बी डॉट ए पे। एरिया तो कांस्टेंट है, वो यहां पे भी रहेगा तो उतना ही एरिया होगा, नीचे भी जाएगा तो यानी एरिया पे, एरिया तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा, अब एंगल तो दोनों के बीच में नहीं होगा, कि एरिया तो कांस्टेंट है जो कि हम बता दिए हैं पहले, या तो प्लेन के आउटवर्ड लीजिए, जिस भी प्लेन पे, प्लेन ऑफ पेपर विच आउट ऑफ द प्लेन या इन ऑफ द प्लेन, इनवर्ड या आउटवर्ड, एरिया नहीं चेंज करने वाला। तो चेंज क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जितना नीचे आएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस चीज पे करता है, तो y बाय ए पे इंटू बी नोट, तो बी नोट तो कांस्टेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, तो y एक्सिस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज लॉ कहता है कि कंजर्वेशन, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी बढ़ रहा है तो एनर्जी ऐसे तो बढ़ेगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ, एनर्जी तो कांस्टेंट है, ना तो बढ़ेगा ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो क्या होगा, बढ़ कैसे रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, घटाने का काम करते हैं। लेंज लॉ बेसिकली इट्स अपोजेस द चेंज, यानी बढ़ रहा है तो उसको घटा। तो इसमें ऐसा इलेक्ट्रिक करंट हमको इसमें इस लूप में एग्जिस्ट करवाना है जिसके वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके वजह मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि इनवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो घटे, यानी कि इसको क्या हो, स्ट्रेंथन ना मिले, ये लूज करें, यानी इट्स लूजेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें ऐसा करंट आप मूव करवाइए जिसके वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसका जो फ्लक्स है, हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड घटाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप घट जाएगा। तो किसी न किसी तरह से हमको फ्लक्स घटाना है, क्योंकि फ्लक्स जब बढ़ रहा है तो ऐसा करंट आपको करना है कि जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, लूज करे। तो लूज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो स्ट्रेंथन कर देगा ना। अगर हम इसमें क्लॉकवाइज करंट मूव करवाएं तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, इनवर्ड, और इनवर्ड तो पहले से ही है तो क्या करेगा, वो उसको सपोर्ट कर देगा। लेंज लॉ क्या कहता है कि हमको अपोज करना है, इट्स अपोजेस द चेंज। लेंज लॉ बेसिकली बेस्ड ऑन द अपोजिट ऑफ चेंज, it is based on opposites of change, opposites of change. If magnetic flux increases, then current in the circuit, current in the loop
opposes to increase, opposes the increase मतलब कि opposes the increase of B flux। इफ, ये तो फर्स्ट पार्ट है, अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं यानी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट क्या चाहेगा, उसको अपोज करना। अपोज मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने, अपोजेस द चेंज, यानी कि उसको डिक्रीज करने का काम करेगा। तो इसमें अगर हम क्लॉकवाइज सेंस में करेंगे तो वो क्या कर देगा, सपोर्ट कर देगा, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसमें हम करंट करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाहर के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर के डायरेक्शन में। अगर हम बाहर के डायरेक्शन में, ध्यान से देखें, एंटी क्लॉकवाइज दैट इज दिस इज थंब विच इज डायरेक्टेड अलोंग द जेड एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है। तो ये किधर है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज सेंस तो दो ही है, या तो हम क्या करेंगे, इस चेंज को अपोज करेंगे, अगर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, उसे घटाएंगे करंट के वजह से। करंट उस लूप में ऐसा एग्जिस्ट कीजिए जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड घट जाए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे, यानी उसके वजह से हमको उसके डिक्रीज करना है। और अगर ये इंक्रीज कर रहा है, यानी अगर ये डिक्रीज कर रहा है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो करंट इन द लूप अपोजेस, या यहां पे अपोजेस नहीं हो जाएगा, अब अपोज नहीं करेगा, अब ये स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड। ये क्या करेगा, अगर घट रहा है तो क्या करेंगे हम, स्ट्रेंथन दैट इज इंक्रीजेस। अपोजेस मतलब घटा रहे हैं, यानी कि बढ़ रहा है तो उसको अपोज करेंगे, अपोज मतलब उल्टा करेंगे, तो क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रेंथन मतलब इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज बेसिकली लेंज लॉ, और इसके वजह से आपका डायरेक्शन भी आ गया। यही तो आपसे पूछ रहा था कि इसका वैल्यू बताइए और इसका डायरेक्शन बताइए। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में अगर हम किए तो वो क्या हो जाएगा, अंदर, जो कि क्या कर लेगा, स्ट्रेंथन करेगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। क्लॉकवाइज सेंस में क्या हो जाएगा, उसको स्ट्रेंथन कर देगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो क्या हो जाएगा, एक अंदर है एक बाहर होगा। ध्यान से देखिए, दिस इज अ थंब व्हिच इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज आउट ऑफ द प्लेन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट ऑफ द प्लेन, क्लॉकवाइज है तो इन ऑफ द प्लेन। तो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसको अपोज करेगा। और अगर क्लॉकवाइज हम किए तो क्या करेगा, वो स्ट्रेंथन करेगा। हमको क्या चाहिए, अपोज चाहिए, यानी कि हमको एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज गुड। एंड काउंटर क्लॉकवाइज बोलिए या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके आते हैं थर्ड पार्ट। ये सब तो हम देख लिए लेंज लॉ, एक ही क्वेश्चन में हम सब कुछ देख लिए लेंज लॉ। अब आते हैं इसके फोर्स पे। अब अगर इतना चीज आपको समझ में आता है तो फोर्स भी आपको बेसिकली समझ में आ ही जाएगा। अब हम इसके फोर्स वाले पार्ट पे आते हैं, नेट फोर्स, और लास्ट में हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी निकाल लेंगे, जो कि मतलब एक प्रॉब्लम में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट, और उसके बाद लास्ट वाले पार्ट हम क्लियर कर लेंगे। तो यहां से डिस्टेंस, आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और यहां से डिस्टेंस हम क्या ले लिए थे, सपोज दैट बी डिस्टेंस ले लेते हैं यहां से। तो इस बार आपको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो फोर्स के लिए बहुत बेसिक सा है, हम करंट निकाल ही लिए थे, दिस इज करंट। अब करंट को हम क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको जैसा पता है एफ एम, हर बार की तरह हम एक ही यूज करते हैं, आई डीएल क्रॉस बी। तो डीएल बी में, अब इस पार्ट को हम ले लेते हैं, सारे पार्ट का हम लेते हैं, और लास्ट में हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए, तो इसका हम ले लेते हैं। और इसमें डायरेक्शन हम पहले देख लिए थे,
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसमें करंट मूव कर रहा था, तो ये आपका डायरेक्शन है करंट का। तो ये एफ है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इस पे जो लगेगा, इस पार्ट पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसको हम F1 देते हैं। अब ध्यान से देखिए, फोर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, dl क्रॉस r। अब करंट इधर है तो dl का डायरेक्शन वही होता है, इट्स सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ध्यान से देखिए, करंट इधर है तो dl क्रॉस b, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ध्यान से देखिए dl इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इधर जो है नीचे की तरफ इस पे लगेगा। तो थंब का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स का। तो ध्यान से देखिए, करंट इधर जा रहा है। अब ये डायरेक्शन हम ले लेते हैं, तो इसको हम F1 ले लेते हैं। लेट्स दिस इज F1, सो दिस इज F2, सो दिस इज F3 एंड दिस इज F4। सारा का फोर्स का डायरेक्शन ले लेते हैं और लास्ट में हमको क्या चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पहले हम F1 निकाल लेते हैं। सो F1 दैट इज इक्वल टू I dl क्रॉस b। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो कांस्टेंट है, अब वो किधर है, k के डायरेक्शन में। तो I करंट का वैल्यू आपको पता है, दैट इज b नॉट a। इसमें करंट जो इंड्यूस्ड करंट आ रहा है उसका वैल्यू आपको पता है, तो v t का फंक्शन है डिवाइडेड बाय r। तो ये तो करंट बाहर ही रहेंगे। अब dl क्रॉस b, अब इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है कि ये स्क्वायर का साइड है जिसका लेंथ आपको a दे दिया हुआ है, तो dl तो हो जाएगा। तो dl क्रॉस b, तो dl का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन हो जाता है जो करंट का होता है। तो करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका लेंथ कितना है, लेंथ इसका a है। जा किधर रहा है, निगेटिव i में, सो माइनस i। ये डायरेक्शन हो गया आपका क्या, करंट इधर जा रहा है, इसका डिस्टेंस टोटल स्क्वायर है तो सारा का लेंथ a ही होगा। तो a क्रॉस dl क्रॉस b। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, b नोट y बाय a इंटू के। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, F1 का वैल्यू। सो F1 दैट इज इक्वल टू, तो I क्रॉस j, तो इसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं ये फॉर्मूला, बहुत बेसिक सा, I j और k। सारा होना चाहिए क्या, क्लॉकवाइज सेंस में। तो ध्यान से देखिए, I तो निगेटिव है तो निगेटिव साइन को हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस इधर, तो I क्रॉस k, I क्रॉस k। अब ध्यान से देखिए, I क्रॉस k नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या आ जाए, क्लॉकवाइज सेंस में हो तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब ACW में हो तो क्या हम ले लेते हैं, नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज सेंस में हो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, I क्रॉस k, I को क्रेस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो करंट का है, b नोट a v इंटू टी बाय आर। एक निगेटिव साइन इसके वजह से, और I क्रॉस j, तो I क्रॉस k दैट इज j ही होगा, माइनस j हो जाएगा इसके वजह से, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। और a इंटू बी नोट बाय a इंटू वाई, और ये आपका आ जाएगा नेगेटिव j। अब एक निगेटिव साइन यहाँ पे, एक निगेटिव साइन यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा ये आपका आ जाएगा F1 का वैल्यू। तो F1 का वैल्यू के लिए a से a कैंसिल हो जाएगा, अब कुछ बचेगा नहीं, a से a यहाँ भी कैंसिल हो जाता, तो ये आपका आ जाता F1 का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, F1 का वैल्यू और F3 का वैल्यू, अब ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है F1 का और F3 में डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी यहाँ से अलग आएगा। तो ऐसे F1 निकालें, फिर हम F2 निकालेंगे, F3 निकालेंगे, और लास्ट में हम क्या निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपका
बहुत कंसेप्चुअल है। और लास्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे वेलोसिटी। सो F1 आपका क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम F2 भी क्लियर कर लेंगे, और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको क्लियर अगर करें दैट इज B नोट A इंटू वेलोसिटी V एंड R, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये निगेटिव साइन A से A कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा B नोट Y, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, J डायरेक्शन में। यानी कि इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, J का मतलब कि आपका हो जाएगा ऊपर का डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगा F1 का। ऐसे ही हम F2 का भी निकालेंगे, और लास्ट में हमको क्या चाहिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज बेसिकली क्लियर। यहाँ से B नोट आ जाएगा और Y, तो ये आपका आ जाएगा F1 का वैल्यू। देखिए F2 और F4 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ F2 और F4 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब कैसे होगा, क्योंकि दोनों का एक कोऑर्डिनेट तो सेम है। कौन सा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है ना, और इस दोनों का x कोऑर्डिनेट अलग अलग है, एक का b होगा, एक का b प्लस a होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा। करंट तो वैसे भी चेंज नहीं कर रहा है, और इसका लेंथ भी a है और इसका भी लेंथ a है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि F2 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन विथ F4। इसके नेगेटिव से मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। अब ध्यान से देखिए DL इसमें इधर है, इसमें अगर देखें तो इसमें आपका आ जाएगा J में, और इसमें आपका क्या हो जाएगा DL यानी A, और इधर इसमें क्या हो जाएगा J में आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो y एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा नीचे जाने से क्या होगा, y एक्सिस घट रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड नीचे आने से घट जाएगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें F4 पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट घट रहा है, यानी कि B नोट बाय A इंटू वाई के, और y जो है सडनली घट रहा है, और घटते घटते क्या आ जाएगा आपका, करंट तो कांस्टेंट है, करंट का वैल्यू तो ये है, तो करंट आपका क्या है B नोट A इंटू V इंटू T वेलोसिटी V विच इज फंक्शन ऑफ टाइम बाय R। बट मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज, क्योंकि यहाँ पे जो है y कोऑर्डिनेट जो कि चेंज कर रहा है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे y होगा, और यहाँ पे आपका आते आते y y y y, ये आपका क्या हो जाएगा, ये लेंथ, तो y प्लस a हो जाएगा। तो ये y प्लस a यानी कि लोअर लिमिट आपका y है और अपर लिमिट क्या हो जाएगा y प्लस a। तो यहाँ पे डायरेक्शन j इंटू के, तो j इंटू के दैट इज i, तो इधर अगर i हुआ तो इधर माइनस i हो जाएगा। i का डायरेक्शन मतलब सिंपल सा बात है, i के इधर है, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट के वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिलाइज करेंगे। अब ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, और y का जो फंक्शन है y कांस्टेंट नहीं है, y इस बार क्या है चेंज कर रहा है, क्योंकि y मिनिमम क्या हो जाएगा y, और मैक्सिमम यहाँ पे y प्लस a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए F1 निकाल लिए, F2 निकाल लिए, F4 निकाल लिए। अब हम लास्ट वाला लिखते हैं दैट इज F3। तो F3 का भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो F1 का था, F1 का भी वही और जो F3 का, बस चेंज क्या होगा, बस चेंज ये होगा कि y का वैल्यू इसमें सिर्फ y था और इसमें क्या हो जाएगा y प्लस a हो जाएगा, बस बाकी सारा चीज कांस्टेंट ही रहेगा।
तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वाई आया था, इसमें क्या हो जाएगा, वाई प्लस ए हो जाएगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी कि सारा चीज वही होगा जो पहले हुआ था, और वाई यहाँ पे है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाई है और ये ए है, तो ये वाई और ये तो ये टोटल कितना हो जाएगा, वाई प्लस ए। तो जहां पे वाई था वहां पे वाई प्लस ए लिख देंगे, बाकी सारा चीज वही हो जाएगा जो पहले था। तो पहले क्या था, पहले F1 में आपका क्या आया था, बी नोट ए वी इंटू टी बाय आर बी नोट इंटू वाई। अब ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी ये अगर जे है तो वो माइनस जे में हो जाएगा, और बस इतना ही हो जाएगा। और जहां वाई है वहां क्या हो जाएगा, वाई प्लस ए हो जाएगा। क्यों वाई प्लस ए, क्योंकि यहां से डिस्टेंस ये आ रहा था और यहां से डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई, और ये कोऑर्डिनेट यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या हो रहा है, वाई प्लस ए। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट था वो सिर्फ वाई था और ये कोऑर्डिनेट वाई प्लस ए हो जाएगा। बी नोट वाई प्लस ए, और ये इसमें हो जाएगा माइनस जे में हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज y3। अब आपको चाहिए क्या, नेट, तो दोनों को घटा लेंगे। आप ध्यान से देखिए F1 और F4, F2 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, इसमें इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि y जो है इनिशियली y था और लास्ट में क्या हो जाएगा, y प्लस ए। एग्जैक्टली इसमें भी वही होगा, अपोजिट डायरेक्शन के वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि एक बाहर लगेगा तो एक इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो F2 F4 को बैलेंस किया, यानी F2 बैलेंसेज F4, यानी ये आपस में क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में पहले हम निकाल लेते हैं नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आया क्या। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपका आ गया, तो ये आपका शायद क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन अपोजिट क्यों हो गया है इसमें माइनस जे में, ये भी हम क्लियर कर देते हैं, आई जे और के। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें 3 में ये आपका आ जाएगा इस डायरेक्शन में है, यानी कि आई डी एल, डी एल का मतलब करंट जिधर डायरेक्टेड है उधर ही क्या होता है, डी एल का डायरेक्शन। तो ये इधर एक्स एक्सिस यानी कि ए आई, लेंथ तो इसका यही है ना, ए आई, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दैट इज जे। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, माइनस के, और ये क्या हो जाएगा, वाई बाई ए इंटू बी नोट, ए से ए कैंसिल, और आई इंटू माइनस के, तो माइनस को हम पहले बाहर ले लेते हैं और यहां से आई इंटू के पहले कर लेते हैं। अब आई इंटू के क्लॉकवाइज सेंस में तो नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब होता है तो एक नेगेटिव साइन हम दे देते हैं, अगर क्लॉकवाइज सेंस में हो तब तो ठीक है, ऑल इज गुड। बट व्हेन इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस तो एक नेगेटिव साइन हम उसके लिए दे देते हैं। तो एक नेगेटिव साइन पहले से है, एक नेगेटिव साइन हम इसके वजह से दे देंगे, माइनस जे हो जाएगा इसके वजह से, और एक माइनस पहले से है, तो ये अब क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक माइनस आई इंटू के, आई इंटू के, तो एक वजह से उसके वजह से, तो माइनस माइनस यहां से प्लस। और फर्स्ट वाले का क्या साइन आया था आपका, फर्स्ट वाले का आया था माइनस जे, माइनस जे, तो एक दूसरे का सारे डायरेक्शन अपोजिट आ रहा था, तो एक का आ रहा था इधर यानी पॉजिटिव जे के तरफ, और इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव जे के तरफ, तो ये नीचे आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड को आप माइनस के में ले ले, हाँ गुड्स गुड, वेरी गुड।
तो ये आपका आ रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो जिसके वजह से क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। अब हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए, तो F2 F4 को बैलेंस कर लिया एक दूसरे को। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो कितना बैलेंस कर पाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड net magnetic force due to loop, ये लूप क्या है, H G F E, इसके वजह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक J है और एक माइनस J है, यहाँ से आपका आ जाएगा डायरेक्शन, आपका माइनस J आ जाएगा, तो ये आपका आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया। तो इसमें एक मिनट, लेट मी चेक द डायरेक्शन इन दिस केस F1, सो दिस इज -I and magnetic field is also minus K, so minus that is plus I into K, ये माइनस, ध्यान से देखिए ये इधर जा रहा है, सो -I, और मैग्नेटिक फील्ड माइनस में है, सो -K, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस प्लस, और बचेगा क्या, I इंटू के, तो I इंटू के एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इसकी वजह से I इंटू के इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो -J हो जाएगा। अब इसके केस में अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव के में, हाँ A में है, और ये आपका आ रहा है नेगेटिव के में है, तो I इंटू के एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव साइन, ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव साइन। तो पहले वाले में क्या आया, ये आपका आ गया पॉजिटिव साइन, पहले वाले में आया था आपका नेगेटिव साइन, तो सिंपल सा बात है, नेगेटिव है तो नीचे और पॉजिटिव है तो ऊपर, तो एक दूसरे को बैलेंस किया, तो एक में आपका आ रहा था -J और इसमें क्या आ गया आपका माइनस प्लस, तो इसमें +J उसमें -K, तो क्या हुआ, एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू F नेट, तो B नोट A VT बाय R, सारा चीज तो कांस्टेंट है, B नोट भी कांस्टेंट रहेगा। अब y प्लस A में एक कैंसिल हो जाएगा y, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा एक, इसमें y तो है, तो ये आपका आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपका J डायरेक्शन में है। आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिलाइज कर लेंगे, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये आपका आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड से अब हम इसका लास्ट पार्ट में आते हैं और इसी से आपका हम निकाल लेंगे। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे क्या लग रहा है, mg नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका J डायरेक्शन में है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, F3 का वैल्यू ज्यादा होगा, तो इसमें ये कैंसिल करेंगे, और ये जो डायरेक्शन हो रहा है ये ऊपर डायरेक्शन में है, यानी कि इसका डायरेक्शन J एक्सिस में है, और mg नीचे लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा mg नेट फोर्स, और इसमें ये ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है J, और उसका वैल्यू क्या है, B नोट A VT बाय R इंटू B नोट इंटू AJ, ये F नेट का वैल्यू है। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं dv इंटू dt dx बाई dx, और ये आपका हो जाएगा v इंटू डी बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। अब इसका dv और इसका dx बाई dt,
तो dx/dt को हम क्या लिख लेते हैं, v लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू, और यहाँ पे तो y एक्सिस है तो dx नहीं dy/dt हम लिख लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा क्या, एक्सेलरेशन के पहले तो क्या हो जाता है, यहाँ dx से यहाँ से dy/d से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस केस में, क्योंकि इसमें dy है तो dy हो जाएगा। तो dy/dt उसी को तो हम क्या बोलते हैं, dy/dt दैट इज v, वेलोसिटी। तो ये आपका आ जाएगा, बस यहाँ से वही वैल्यू हम लिख देंगे। क्या किए, dy से डिवाइड से कर लिए और dy/dt को हम v लिख दिए और dv/dy हो गया। सो दिस इज योर वैल्यू। आई थिंक वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dv/dt। अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी एक साइड, तो यहाँ से आपका आ जाएगा मास से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे g माइनस बी नोट इंटू ए स्क्वायर vt, यहाँ पे आपका आ जाता है m इंटू आर दैट इज v dv/dt। तो ये आपका आ जाएगा dv डिवाइडेड बाय g माइनस बी नोट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर vt/mr दैट इज इक्वल टू, ये आपका इस इधर डिवाइड में चला जाएगा और ये यहाँ पे बच जाएगा dt। तो इधर इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ इंटीग्रेशन 0 से v। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें log का प्रॉपर्टीज लग जाएगा, log का बेस का डिफरेंशिएशन। तो इसका आपका आ जाएगा log g माइनस बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर vt डिवाइडेड बाय mr। ये आपका log आ जाएगा, log का प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय जो इसमें मल्टीप्लाई है दैट इज बी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर बाय mr, और ये आपका आ जाएगा t। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा टाइम का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी के टर्म में आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज योर